हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। और जो लास्ट वीडियो था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके आपने क्वेश्चंस की आई होप प्रैक्टिस करी होगी, नहीं करी तो ज़रूर करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उससे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। देन उसके बाद और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा है रेजोनेंस या हम कहें हमारा मीजोमरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। मीजोमरिक इफेक्ट और रेजोनेंस लगभग सेम चीज़ें हैं, बस एक बहुत माइनर सा फ़र्क आता है इनके बीच में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हम वीडियो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा आप अपना होमवर्क, मैंने अभी कहा कि आप अपना इंडक्टिव इफेक्ट ज़रूर आप पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस, पहला क्वेश्चन ये आता है, आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में तो सुना ही होगा थोड़ा बहुत, तो कि जब किसी कंपाउंड की कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका कोई मॉलिक्यूल उसकी एक स्ट्रक्चर उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जब डिटरमाइन नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होती है, रेजोनेंस होती है। ठीक है, ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि भैया जब एक स्ट्रक्चर से आप सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज ना बता पाओ किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें रेजोनेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारी डेफिनेशन है, रेजोनेंस मीन्स, सिंपल है, बहुत ही आसान सा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज करना, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज करता रहेगा। दूसरी चीज, जैसा आपका आई इफेक्ट परमानेंट था, ऐसे ही रेजोनेंस भी आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा रहता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब बेंजीन है, आपको बेंजीन दिख रहा है इसमें ये ऑल्टरनेट ऑर्डर पर लगे हुए हमारे पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, तो ये कैसे, अब अगर इसका बॉन्ड यहाँ गया, इसका बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ डीलोकलाइज करा, तब जाके इसका ये स्ट्रक्चर बना। अब ये दोनों स्ट्रक्चर ही मतलब एक दूसरे की सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पा रहे थे, इस वजह से इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें क्या कहा गया कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार डीलोकलाइज कर रहे हैं, ये इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, जो आपने पढ़ा होगा पहले नाम, ये कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं और ये हाइब्रिड फॉर्म होती है इनकी। ठीक है, तो ये चीज तो थी बेसिक रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। इट मीन्स रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि भैया कैसा ऑर्डर हो तब आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी। देखिए, पहली चीज़ तो रेजोनेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट ऑर्डर में हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक ऑल्टरनेट ऑर्डर में रिपीट करे वो चीज, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये तो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब अगर कॉन्जुगेशंस की पोजीशन पे क्या क्या चीजें हो या क्या क्या कंडीशन हो तो रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस के लिए भी कंडीशन मैंने बताई नहीं है, मैंने आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताया। ठीक है ना, कि ऑल्टरनेट मैनर में चीजें रिपीट हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर कंडीशन क्या है कि कब कब हमारी रेजोनेंस होगी। ठीक है, रेजोनेंस होने के लिए आपके पास जैसे मान लीजिए x और y हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरा हमारा एटम आता है z। अगर इस z वाली पोजीशन के आगे जो एटम जो जुड़ा होगा उसके पास अगर डबल बॉन्ड हुआ तो मतलब ये कॉन्जुगेटेड वाली पोजीशन हो गई। कॉन्जुगेटेड वाली पोजीशन पे, हमारी कॉन्जुगेशन पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड हुआ तो रेजोनेंस होगी, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। या फिर उस पोजीशन पे कोई लोन पेयर मिल जाए आपको, मतलब इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर आपको इस कंडीशन पे नेगेटिव चार्ज मिल जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, या फिर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए या फ्री रेडिकल मिल जाए। इस तरह की कोई भी आपको कंडीशन अगर मिल जाती है तो वो सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम आपका रेजोनेंस शो करेगा।
किस पोजीशन में? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कॉन्जुगेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिले, लोन पेयर मिले, नेगेटिव चार्ज मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले, फ्री रेडिकल मिले, तो वो कंडीशन किसके लिए होती है? वो होती है रेजोनेंस की कंडीशन की। वो सारे के सारे सिस्टम क्या दिखा सकते हैं आपको? वो आपको क्या दिखाएंगे? रेजोनेंस दिखाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, और रेजोनेंस किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब इन कंडीशंस के एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनके अंदर डीलोकलाइजेशन या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होता कैसे है, किस डायरेक्शन में होता है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि भैया रेजोनेंस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। ओके, तो फटाफट से एक बार इनके हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। एक मैं सबसे पहले एक पहले वाले का एग्जाम्पल तो हम यही ले लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए ये सिस्टम है CH2CH, ठीक है, ये हमारा CH, ये CH2, ये क्या है आपका कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन है हमारा। डबल बॉन्ड देखो इससे मैच करो, ये वाला X पोजीशन, ये वाला Y पोजीशन और ये वाला Z पोजीशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये, और कॉन्जुगेटेड वाले पे डबल बॉन्ड है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है ना। अब कॉन्जुगेट वाले पे डबल बॉन्ड है, इट मींस इसके अंदर रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस घूमेगी कैसे? देखो पाई बॉन्ड के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अगर दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, आपका डबल बॉन्ड है, आप इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और इसको इसके ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा? इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये इसके ऊपर चला गया, ये CH2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, या फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ जाए, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा अगर मैं ले लूँ, लोन पेयर वाला ले लेते हैं, चलो। क्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये सिस्टम आपने देखा, X Y और ये हमारा Z पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर रेजोनेंस होगी ही होगी। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान रखना, अब रेजोनेंस किस साइड में होगी, ध्यान रखना, अगर ये जो Z वाला आइटम है, जो आपका लास्ट आइटम, तीसरा आइटम जो है, अगर ये इस पे लोन पेयर हो, इस पे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल वगैरह हो, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, तो वो हर कंडीशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो होगा, ये ट्रांसफर किस तरफ होंगे? हमेशा टूवर्ड डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड वाली डायरेक्शन है उसकी तरफ ही हमेशा ये होंगे। क्या क्या ध्यान रखो, मैंने कहा अगर आपका लोन पेयर हो, अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो, या आपका ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, इन तीनों कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा? टूवर्ड डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जहां पर आपका लगा हुआ है वहां पर। इट मीन्स ये भाई साहब उठ के यहाँ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? CH2 माइनस CH, यहाँ Cl के ऊपर आ गया प्लस, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। इजीली समझ में आ रहा है कि इन तीन कंडीशन में तो ये आ जाएगा। अब हमारी बची पॉजिटिव वाली कंडीशन, पॉजिटिव वाले का भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई, CH2 CH CH2 प्लस, इस पे पॉजिटिव आ गया हमारे पास। तो पॉजिटिव वाले के अंदर हमेशा उल्टा केस करना है, क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ पर ये भाई साहब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव वाले में टूवर्ड पॉजिटिव वाले की तरफ हमेशा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा CH2 के ऊपर प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमारा इंटर कन्वर्जन ये बन गया। अब तो ये हो रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की आपने ये सारी कंडीशन देख ली कि अगर देखो डबल बॉन्ड है तो दोनों तरफ चल सकती है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमेशा टूवर्ड पाई बॉन्ड की तरफ चलेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा? हमेशा डबल बॉन्ड टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज वाली कार मतलब एटम की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डायरेक्शन डिसाइड होती है कि किस डायरेक्शन में आपकी वो रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक है। इतने से मैं आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कराता हूँ वो वाले एग्जाम्पल, वो वाले क्वेश्चन जो पेपर में 11th में आपने सीखा होगा कि भैया
क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसमें से आधे बच्चे तो इधर उधर लगाते रहते हैं और फिर कहते हैं यार ये 5-5 स्ट्रक्चर बनवाते हैं, साला क्या पागल बनवाते हैं हर बार एक ही चीज़। ठीक है, उस चीज़ को मैं छोटे आपको बहुत ही आराम से आसान तरीके से समझेंगे हम, और आपको आसान हो जाएगा कि हाँ भैया स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे डिसाइड होती हैं और इन पोजीशन पे यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और इस डायरेक्शन में क्यों जाता है। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सिस्टम हो, देखो यहाँ पे सिस्टम देखना है आपको, सिस्टम कौन सा, वही XYZ वाली कहानी। कैसे, यहाँ पे कैसे पता लगा, देखो जी ये हो गया X एटम, ये हो गया Y एटम, X और Y में डबल बॉन्ड, और ये हमारा तीसरा Z एटम। Z के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब हमारी रेजोनेंस वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे हमारी रेजोनेंस वाली कंडीशन आ रही है। अब ध्यान रखना, अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो हमेशा रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, एक से ज़्यादा लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने अगर ये सिस्टम पढ़ा था X, Y और Z पे लोन पेयर हो तो वो हमेशा कहाँ चलता था, देखो अब ये वाला पार्ट ही देख रहे हैं हम, सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से सिस्टम डिसाइड हो गया XYZ से कि हाँ ये रेजोनेंस दिखाएगा। अब दूसरी चीज़, जो लोन पेयर होता था तो वो हमेशा किस तरफ भागता था, जहाँ पे पाई बॉन्ड होता था, टूवर्ड पाई बॉन्ड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, पाई बॉन्ड वाली डायरेक्शन में। इट मीन्स ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर और पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर। तो अगले स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है, Cl के ऊपर यहाँ प्लस। अब अगला स्ट्रक्चर ये है हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपने सिस्टम देखा XY डबल बॉन्ड और फिर Z वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज टूवर्ड पाई बॉन्ड जाता था, यही होता था सिस्टम। तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ आएगा, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगला स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जाएगा कि भैया ये वाला बॉन्ड तो इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज की तरफ चला गया। ठीक है, अब वही सिस्टम दोबारा से XY डबल बॉन्ड Z पे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इधर ट्रांसफर करेगा और डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे Cl पॉजिटिव है। अब वही डबल बॉन्ड AB और वो सॉरी XY और Z वाला पे नेगेटिव, तो अगेन नेगेटिव इधर ही बॉन्ड करेगा और ये ऊपर जाएगा। तो हमारा सिस्टम क्लियर हो गया हमारे माइंड में कि भैया ये घूम कैसे रहा था। ठीक है ना, वापस इसके पास लोन पेयर आ गया वहीं। ठीक है, इतने सारे ना लगाऊं, एक ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये चीज़ कि भैया ये घूमती कैसी थी, कैसे घूमेगा ये हमें पता कैसे चलेगा। ये सिस्टम हमें वही देखना है, रेजोनेंस वाले की रेजोनेंस घूमेगी कहाँ, किस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ जाता था, लोन पेयर कहाँ जाता था, पॉजिटिव वाला कहाँ जाता था। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं NO2 ले लो आप, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाएगी, पहले तो आप ये डिसाइड करो। देखो ये सिस्टम कैसा है हमारा, अगर मैं देखूँ X Y Z, Z वाले पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास। अब इस कंडीशन में आप या तो यहाँ चला सकते हो या यहाँ चला सकते हो, दोनों तरफ चला सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ऐसा सिस्टम हो और कार्बन के अलावा, कार्बन के साथ जो हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला सिस्टम था ना हमारा XY फिर Z, ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, इस वाले सिस्टम में अगर इस तरफ जो है हमारा कार्बन के अलावा कोई भी कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिस भी डायरेक्शन में, तो हमेशा जो बॉन्ड की रोटेशन होगी वो उसी तरफ होगी, उसी तरफ डायरेक्शन में जो रेजोनेंस होगी वो उस डायरेक्शन में होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमें पता है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऊपर की तरफ, मतलब ऑक्सीजन वाली साइड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे। तो ये भाई साहब इधर जाएंगे और ये डबल बॉन्ड वाले भाई साहब इस तरफ आ जाएंगे।
ठीक है, तो अब आप स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा आइडिया कि भैया कहाँ से कहाँ बॉन्ड क्यों घूम रहा था। नाइट्रोजन पे ये ऐसे, ऑक्सीजन पे, और ये नेगेटिव, तो N ये O पे नेगेटिव, अब N यहाँ पे इस पे क्या आ गया, इस पे से बॉन्ड चला गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब जब हमने ये सिस्टम देखा था एक्स वाई डबल बॉन्ड और जेड पे पॉजिटिव, तो हमेशा डबल बॉन्ड उसकी तरफ जाता था, तो इट मीन्स यहाँ पर ये इसकी तरफ भागेगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर थोड़े गंदे बन रहे होंगे ड्राइंग की वजह से, हमारी कलाकारी थोड़ी ज़्यादा ही बुरी है। ये नेगेटिव, सेम इस सिस्टम में सीधा वही रूल फॉलो करते चलो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ क्या घुमाना है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिंगल ही बनाया क्या, डबल डबल है यार। ठीक है, अब इसमें भी फिर ये इस तरफ आ जाएगा और ये भाई साहब कूद के इस तरफ आ जाएंगे। अब अगेन दोबारा लास्ट वाला रेजोनेंस जब आप बनाओगे तो यही वाला होगा, टना 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 टना। आगे जी सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कहानी समझ में आई? हमें सिर्फ सिस्टम देखना है कि किन्हीं भी जो 3 एटम XYZ जो मैंने बताया उनके अंदर कौन सा हमारी कंडीशन लग रही है। जैसे ही आपने कंडीशन पहचानी वहीं आपको समझ में आ जाएगा किस तरफ इलेक्ट्रॉन घुमाने किस तरफ नहीं घुमाने। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है रेजोनेटिक सिस्टम के अंदर, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, रेजोनेंस उसी डायरेक्शन में होगी। ये चीज़ ध्यान रख लेनी है आपको। ठीक है, तो जितने भी कार्बन से, अब अगर मैं देखूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो भैया देखो अगर CN ग्रुप जुड़ा हुआ हो कार्बन के साथ नाइट्रोजन, तो फिर तो भी इसी तरफ जाएंगे। अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो भी इसी की तरफ जाएंगे। एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो भी इसी की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, अब इसी के अंदर इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस में मैंने कहा तो मैं डिफरेंस बताता हूं आपको छोटा सा। अगर कार्बन का जैसे बेंजीन था, ठीक है ना, हमारे बेंजीन भाई साहब थे, सिर्फ कार्बन कार्बन वाले थे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था ओनली कार्बन वाले एटम्स के बीच में, तो है रेजोनेंस। ये प्रोसेस क्या है, रेजोनेंस। अगर इसके साथ कोई तीसरा एलिमेंट आकर के जुड़ गया, कोई दूसरा एलिमेंट आकर के जुड़ गया जो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या कार्बन इससे मतलब या इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को दे रहा हो या इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं मेसोमेरिक। ये फर्क है बस इन दोनों में, मतलब एक तीसरा एटम जो हो वो कार्बन से अलग हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, तो वो होता है मेसोमेरिक। अदरवाइज सिर्फ कार्बन के अंदर हो रही है जैसे बेंजीन में हो रही है तो वो रेजोनेंस है। इतना सा फर्क है इन दोनों के अंदर। इट मीन्स अब ये दोनों है मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आपके मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये 2 टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है +M और एक होता है -M। अब यहां पर आपको वो दोनों दिख जाएंगे। दोनों कैसे दिख जाएंगे, देखिए, जहां पर रिंग के अंदर, मतलब कि यहां पर इनसाइड द रिंग आ रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली कंडीशन जहां आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन की रिंग को वो सारे के सारे हो गए +M, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले। और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कार्बन से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो सब के सब क्या हो गए, -M इफेक्ट वाले हुए, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी लोन पेयर वाले जो एलिमेंट होंगे, जो एटम्स होंगे, जिन पे भी लोन पेयर भर भर के पड़े हुए होंगे, वो सब के सब ज़्यादातर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो -M इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ में आ गई कि किस डायरेक्शन में घुमाना है। ये समझ में आ गया होगा कि भैया +M कौन है, -M कौन है। मैं फिर भी आपको उन ग्रुप्स के नाम लिखवा देता हूँ कि भैया +M कौन दिखाएगा, -M कौन दिखाएगा। ठीक है, और रेजोनेंस और मेसोमेरिक में आपको जो माइनर से डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और मैं उनके ग्रुप के लिखवा देता हूँ कि +M कौन दिखाएगा और -M कौन दिखाएगा। देखिए, अब हम यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि भैया -M
कौन से दिखाएंगे और प्लस एम कौन से दिखाएंगे। देखिए माइनस एम में आएंगे आपके सारे कार्बन, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह सारे, आपके एस्टर, एसिड क्लोराइड्स, नाइट्रो ग्रुप, NO2, नाइट्राइल्स, अमाइड्स ग्रुप, ये सब के सब जो भी कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंडीशन में आ जाएंगे जुड़े हुए एटम में, वो सब के सब आपके आ जाएंगे माइनस एम में। प्लस एम में मैंने कहा जिनके पास सबके पास भर भर के लोन पेयर हैं वो सब के सब आ जाएंगे। और लोन पेयर के साथ में अभी देखो यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास एक्स्ट्रा, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इन सब के पास हैं, तो ये सब के सब। और एक्स यहाँ पर है हमारे हेलोजन ग्रुप, मैंने बताया हुआ है आपको कि ये सारे के सारे हमारे हेलोजन ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब मैं कुछ आपको एक आधा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूँ कि आर इफेक्ट और जो मतलब हमारा एम इफेक्ट और आई इफेक्ट अगर हो तो कहाँ पे कौन डोमिनेंट होगा, ये चीज़ हमें एक बार देख लेनी है, ठीक है। वैसे तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट है ये मोर डोमिनेंट है आई इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट मोर डोमिनेंट है आई इफेक्ट से, ये ज़्यादा उनसे अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है, और ये होता है हमारा पाई बॉन्ड में। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन अच्छे से होती है, यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो आई इफेक्ट के ऊपर भारी पड़ जाता है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस में आई इफेक्ट हमारा भारी है, जैसे कि अगर हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, जिन भी कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू हमारे रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। वहाँ आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, ये चीज़ बहुत दिमाग में ध्यान से रखना। अब कुछ एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ये वाला हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस भी है, कौन सा, प्लस एम या माइनस एम। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देगा ना लोन पेयर वाला, मैंने कहा, तो दिखाएगा तो प्लस एम, लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दिखाएगा कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया ना, चलो और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा सिस्टम हो, ये आपके पास ऐसा आ जाए, CH डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हमारा, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे दिखाया जाएगा माइनस एम इफेक्ट। और यहाँ पर लगने वाला प्लस आई होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इससे बाहर ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे लगेगा भी माइनस आई इफेक्ट ही। और एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 CHO CH3 ऐसा हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ये सी चीज़ प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस केस के अंदर जो ये ऑक्सीजन है दोनों तरफ से इसको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही आ रहे हैं, देखो इसके पास दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है माइनस आई इफेक्ट, कार्बन चेन से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। दूसरी चीज़, इसके पास लोन पेयर हैं, जब इस तरीके से लोन पेयर हों, मैंने अभी आपको दिखाया OR वाला ग्रुप, कहाँ गया भाई साहब, ये रहे, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और ये दिखाएगा कौन सा, कार्बन के टुवर्ड कर रहा है तो प्लस एम इफेक्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आप उसमें बता सकते हैं कि किस में कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आई इफेक्ट या एम इफेक्ट कहाँ लग रहा है, माइनस वाला लग रहा है या प्लस वाला लग रहा है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फटाफट से मैं आपको कुछ इसकी एप्लीकेशंस बता देता हूँ और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ये भी होंगे कि भैया कि हेलोजन वाला भाई साहब के केस में ऐसा क्यों होता है कि वहाँ रेजोनेंस की जगह आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो उसका आंसर ये है, देखिए ये समझ लीजिए, जैसे मेरे पास दो सिस्टम है, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। CH2 CHNS2 अगर मैं देखूँ तो यहाँ कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करेगा, देखो यहाँ पर तो ये लोन पेयर देगा, ठीक है, और ये ऐसे लेगा, पर यहाँ पर अगर मैं देखूँ कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल होता है। इस वाले कार्बन का भी जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन करेगा वो भी 2p ऑर्बिटल करेगा, और नाइट्रोजन का भी जो डीलोकलाइज करेगा वो भी 2p ऑर्बिटल होगा। एक तरह से देखा जाए तो 2p जो ओवरलैपिंग होती है, ये बताइए मुझे, वो अच्छी होती है बुरी होती है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी सेम वालों में, ठीक है,
इफेक्टिव मतलब अच्छी एक ओवरलैपिंग होगी इनके अंदर, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर घूमना, ठीक है, घुमाना है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं यहां पर, आपका हेलोजन वाला, ठीक है। अब इसको चलो हटा दो, मान लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पे ये भाई साहब तो हैं 2p, ये भाई साहब भी हैं 2p ऑर्बिटल, और ये भाई साहब का आ जाता है कौन सा ऑर्बिटल, ये आ जाता है हमारा 3p ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ 2p और 3p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी या 2p 2p की? यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इस वाले केस में। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो लोन पेयर तो ये भाई साहब डोनेट करेंगे, लेकिन वो होता है ना कि जी मार के पैसा देना किसी को कि अच्छा भाई मेरे पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा, फिर भी अच्छा ले ले तू, जी मार के ज़बरदस्ती चल ले ले कोई नहीं। और ये भाई साहब खुल के देंगे कि अरे भाई कोई नहीं अपनी बॉन्डिंग अच्छी है ले यार तू, ठीक है, और ये भाई साहब जी मार के अच्छा ले ले, ठीक है। तो इस तरीके से देगा, तो डीलोकलाइजेशन जो होगा वो होगा तो यहाँ पे भी, लेकिन वो लेस एक तरह से, इसके कंपैरिजन में टेंडेंसी डीलोकलाइजेशन की कम होगी। अब कुछ लोग कहेंगे भैया क्लोरीन क्यों ले रहे हो, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन तो 2p वाला है। लेकिन अगर हम देखें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तो भी थोड़ा बहुत जी मार के दे रहा है, फ्लोरीन तो कहेगा साले मैं क्यों दूं तुझे इलेक्ट्रॉन, क्यों दूं तुझे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट फिर भी उसको देना पड़ेगा, लोन पे एक्स्ट्रा है तो वो उसको देगा, इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन इतनी अच्छी डीलोकलाइजेशन या इतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए जो हेलोजेंस होते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी रेजोनेंस नहीं दिखाते, तो वहाँ पे आई इफेक्ट आपका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका माइनस आई इफेक्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो ये इसका आंसर है आपको, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगी, ताकि आपको थोड़ा और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए इसकी अगर आप एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो सिंपल जो मैंने आपको आई इफेक्ट में बताया था ना, वो सारा जुगाड़ यहीं पे पेलना है आपको, ठीक है ना। कैसे, वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और आपके फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी बताने में इसका इस्तेमाल होता है। किस प्रकार से होता है आप देख लीजिए। अगर मेरे पास ये है और मैं अगर ये लेता हूँ, ये वाला सिस्टम ऐसा ले लेते हैं, अब मुझे इनमें से बताइए कौन भाई साहब ज़्यादा स्टेबल होंगे और क्यों। देखो ये सिस्टम है तो हमेशा हमें पता था भैया ये वाले भाई साहब इनके पास जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक ही है। अगर आपकी कहानी इसके अंदर आती है इस वाले केस में, तो ये क्या होगा, ये जाएगा इधर, ये भाई साहब जाएंगे इधर, फिर ये भाई साहब जाएंगे इधर, फिर वो वापस आएगा इधर, इस तरीके से पूरी चेन घूमेगी। तो अगर मैं देखूँ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पर हैं, इनके पास हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा उसकी मोर स्टेबिलिटी होगी। मोर स्टेबल वाला कंपाउंड जो होगा, तो अगर मैं बताऊं इस वाले कैटायन में और इस वाले कैटायन में दोनों ही अगर देखे जाएं तो कौन से हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, मुझे ये बताओ। दोनों ही प्राइमरी कार्बोकैटायन है, लेकिन एलाइल जो एल्काइल वाले हैं उनसे ज़्यादा हमारे एलाइल वालों से हमारे कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं, बेंजाइल वाले कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हैं। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ से हमें पता चल रही है। आप इसी तरीके से एनायन वाले की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, आप इसी तरीके से फ्री रेडिकल वाले की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा आप उसको घुमा सकते हो, उतने ज़्यादा घूमेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं वो भाई साहब ज़्यादा ताकतवर हैं, जिनके पास नहीं है वो कम है। अगर आप मैं इसी भी हाफ पर देखो, ये चीज़ क्लियर हो गई। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखना हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए इनका कि फिनाइल के ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन हो उससे कम, फिर 2 वाला हो
उससे कम फिर नॉर्मल फिनाइल कार्बोकेटायन जो होगा वो, उससे कम फिर आपका एलाइल वाला, ठीक है, फिर आपका उससे कम आपके ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसी में एलिफेटिक वाले, ठीक है ना, ये कार्बोकेटायन आ जाएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया कार्बोकेटायन में। एनायन वालों में फ्री रेडिकल वालों का सेम होगा, फ्री रेडिकल वालों का सेम होगा ऊपर वाले की तरह, बस वहाँ पे कार्बोकेटायन की जगह फ्री रेडिकल लग जाएंगे आपके। अब अगर हाँ कार्बोनायन वाले के अंदर क्या कर सकते हैं, कार्बोनायन वाले में जो फिनाइल वाले हैं वो तो वैसे ही होंगे स्टेबल, जैसे यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, और आपका हाँ इस तरीके का हो गया। यहाँ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा, लेकिन अगर जो आपके नॉर्मल एलिफेटिक वाले आ गए तो उसमें आपको पता है प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता था सेकेंडरी और टर्शरी से, ठीक है, और सबसे कम स्टेबिलिटी में तो आ जाएगा आपका एलाइलिक वाला, CH2CH नेगेटिव, इस तरीका का केस आपका, सॉरी विनाइलिक वाला, एलाइलिक तो वो वाला हो गया ना हमारा, ये विनाइलिक है। तो इस तरह के केस होंगे तो वो आपके कार्बन आयन वाले हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर बेंजीन वाला, फिनाइल वाली कंडीशन में ये वाला ऑर्डर है कार्बन आयन में, और जो नॉर्मल होती हैं एलिफेटिक वाले उनमें ये वाला ऑर्डर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे ऑर्डर यहाँ पर समझ में आ गए आपको कि इनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए हम रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। और 2 चीज़ें और बता देता हूँ फटाफट। अब और भी चीज़ें जैसे रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, जो हमारे हैलाइड्स बनेंगे उनकी रिएक्टिविटी को भी बताने के लिए रेजोनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, तो बताइए दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। फटाफट से आपको आंसर देना है। अगर यहाँ से मैं निकाल दूँ इसको, क्लोरीन यहाँ से चला गया हमारा और यहाँ से भी चला गया इस वाले केस में, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो बेंजाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है या फिनाइल। अभी हम देखें तो हमारा बेंजाइल वाला मोर स्टेबल है, ठीक है, फिनाइल वाला लेस स्टेबल है। ध्यान रखना बेंजीन रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, तीनों ही काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर रेजोनेंस घूमेगी, बाहर रेजोनेंस नहीं घुमा पाओगे आप, क्योंकि आपके पास AXY फिर Y वाला जो है उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अंदर ही अंदर रेजोनेंस घुमा लोगे बस इन तीनों के ऊपर, इसके ऊपर रेजोनेंस नहीं घुमा पाओगे आप ज़्यादा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर कम हो तो यहाँ पे जो होगी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रॉपर घूमेंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई ये कहानी कि भैया रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और भी बता देते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही वहाँ पर रिलेट करी थी आपके लिए आई फैक्ट के अंदर। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए एग्जांपल हम दूसरे ले लेते हैं। भैया ये कैसे बताएगा, देखो अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए, तो मैं एग्जांपल आपको ऐसे ही दे देता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है और मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, मेरे पास 2 हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे बतानी भैया किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ आई फैक्ट के अंदर बताई थी। अब इन रिएक्शन में कार्बोनाइल वालों में होती कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने कहा था कि उतना फास्ट उसी पे होगा जिसका sp2 जो कार्बन होगा उस पर मोर पॉजिटिव चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो, मोर पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि भैया किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और कैसे होगा, रेजोनेंस के बिहाफ पर आप यहाँ पर इजीली डिस्क्राइब कर पाओगे। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर फिर आएगा पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस चलेगी तो इस पर क्या आ जाएगा, ये जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का नेचर है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, हाँ या ना। दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये नेगेटिव गया, ठीक है, ये नेगेटिव गया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
और ये जो पॉजिटिव चार्ज है मिथाइल ग्रुप जो होगा लगातार इसको चार्ज दे रहा होगा, क्योंकि ये अब बॉन्ड तो ट्रांसफर करेगा नहीं, अपना हाइड्रोजन तो तोड़ेगा नहीं यहाँ से। इट मीन्स क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे एज कंपेयर टू इसके देखा जाए फिनाइल वाले अब आपस में रेजोनेंस चलाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा और कम चार्ज होगा और इस पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो रेजोनेंस के कारण की वजह से ही इसकी रिएक्टिविटी लो हो गई और इसकी रिएक्टिविटी हाई हो गई। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि रेजोनेंस की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, जो स्टेबल भी कम हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जो स्टेबल भी ज़्यादा था। तो हाई पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये फास्ट दिखाएगा, रिएक्टिविटी इसकी फास्ट होगी, इसकी स्लो होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस या फिर रेजोनेंस इफेक्ट हमारा इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप का था, 2 टाइप का, प्लस है माइनस है, कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन से ग्रुप हैं, और उसके बेसिक एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो इन बच्चों को लग रहा है कि भैया रेजोनेंस और आई इफेक्ट के ऊपर तो क्वेश्चन बड़े खतरनाक आते हैं, तो आप लोग डरिए नहीं, मैं एक वीडियो अलग से भी आपके लिए 1-2 वीडियो बनाऊंगा जिनमें धांसू वाले क्वेश्चंस होंगे और जहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पे आई इफेक्ट डोमिनेंट हो रहा था, कहाँ आर इफेक्ट डोमिनेंट हो रहा था। तो आने वाला रिएजेंट अगर आई और आर दो मॉलिक्यूल बेंजीन पे लगे हैं, 3 लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, तो कहाँ पे आगे हमारा मॉलिक्यूल अटैक करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जेईई नीट में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये अभी मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि हाँ भाई यहाँ से हमें ये चीज़ उठानी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जस्ट अ मिनट, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप रेजोनेंस से एसिडिक बेसिक नेचर भी बता सकते हैं। एसिडिक नेचर के लिए कंडीशन क्या है, मोर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वही वाला कंसेप्ट हमारा कि मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो, और मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उसी का होगा जिसका मोर स्टेबल वही होगा जिसकी मोर रेजोनेटिंग, ये अपॉन में नहीं है बच्चे, अपॉन में समझे, मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो इसी भी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ कार्बोक्सिलिक आयन की, ठीक है, कार्बोक्सिलिक में और हमारा जो अल्कोहल है ROH ग्रुप में, इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो भैया आप देखो इसमें नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे ये रेजोनेंस चला रहा है, क्या ये रेजोनेंस चला पाएगा? बाबू चुप 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 चुप। ठीक है, तो क्या अब इसके अंदर आप देखो क्या ये रेजोनेंस चला पाएंगे भाई साहब? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं चला पाएंगे और यहाँ रेजोनेंस देखने को हमें मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसके नहीं है, इट मीन्स ये कम एसिडिक है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ में आ गया आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक क्यों है। जितने भी आपके बाकी एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की कंडीशंस हैं जो आई इफेक्ट से डिसाइड हो रही थी, वो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट से भी आप दिखा सकते हो कि भैया अगर हम बात करें फिनोल के अंदर तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है, या फिर आपका बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है तो आप बेंजोइक एसिड वाली कंडीशन पे जाओगे। ठीक है, तो फिनोल लेस एसिडिक है। ऐसे अगर आपको आ जाए कि भैया हमारा फिनाइल वाला है, ये वाला ग्रुप है, या बेंजीन के ऊपर NH2 है और नॉर्मल हमारा RNH2 ग्रुप है, कौन ज़्यादा एसिडिक और कौन ज़्यादा बेसिक है, तो ध्यान रखना हमारे एलिफेटिक अमाइंस मोर बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू दिस ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कर देती है, रेजोनेंस लोन पेयर डोनेट नहीं करने देती इस वाले नाइट्रोजन को, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर यूज हो जाता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेजोनेंस से एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी कंपाउंड्स का ईजिली बता सकते हैं। अब मैंने लगभग आपको सारी एप्लीकेशन रेजोनेंस की बता दी हैं, फिर भी आपके अगर जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना ही करना है, करके जाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत जितने भी, अगर आपको लगता है कि कोई अलग से टॉपिक मैं पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए फोकस करके और आगे बढ़ते रहिए।